everyone, I hope that you are doing well. अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ था 1947 के बाद, तो पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंटिटीज़ हमें नज़र आई थी। लाइक कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान एज अ सेपरेट एंटिटी हुआ था, तो सबसे पहले जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट था वो ये था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सिक्योरिटी। ठीक है, अब सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो पहला फोकस किया वो ये नहीं था कि हमने अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना है, बल्कि हमने उसके साथ साथ ये फोकस किया कि हमें किसी स्टेट के साथ अलाइंड रखना है, और अलाइनमेंट की वजह से हमें बस ये था कि बांग्लादेश हमारे हाथ से ना चला जाए, हम दोबारा से इंडिया हम पे राइवलरी ना कर ले, हमें हमारी स्टेट की जो सोवरेनिटी है उस पे आँच ना आ जाए, और इसलिए फिर हमने अलाइनमेंट की। और यही चीज़ें हैं, यही ट्रॉमा है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें नज़र आता है कि हम एक सॉवरेन एंटिटी लेके नहीं चल सके। अब आज जो हमारी क्लास है, हम स्टार्ट करने लगे हैं कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है क्या। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, किन स्ट्रक्चर्स को होते हुए गुजरा, कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। फिर इसमें इसके साथ ही साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपको अमेंडमेंट्स भी करवाऊंगी। ठीक है, लाइक हमारा अगर पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 है और दूसरा 1962 और थर्ड 1973 है, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान तो 1947 में एक सेपरेट एंटिटी हासिल कर लेता है, लेकिन 1947 से 1956 क्या 9 ईयर्स लग गए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और वो 9 ईयर्स हमें क्यों लगे, उसके लिए क्या इश्यूज आए थे, क्या ट्रॉमास थे, और उसने पाकिस्तान की एक डेमोक्रेसी को किस तरह जो है वो क्राइसिस में डाला, और क्यों पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक इंसर्जेंसी नजर आती है पॉलिटिकल अरीना के अंदर हमें। इसके साथ ही साथ फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट थी वो किस कमेटी के अंदर बनी, उसमें कितने मेंबर्स थे, और उसका ड्राफ्ट कितने डिसाइड किया, और फिर पहले कौन से ड्राफ्ट्स आए, फर्स्ट ड्राफ्ट क्या था, सेकंड ड्राफ्ट क्या था, उसके बाद किस तरह 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो अमेंडमेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई, और उसके बाद किस तरह मार्शल लॉज लगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब्रोगेट किया गया, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आके बैठे। उस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की। ठीक है, मोर ओवर हमने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो ये भी है कि पाकिस्तान की अगर 70-75 ईयर्स की हिस्ट्री है, तो इसमें मैक्सिमम 30-35 ईयर्स मार्शल लॉ के हैं। मार्शल लॉ वो होता है कि जब आपकी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, तो उस सिनेरियो में वो एक बहुत बड़ा एंटिटी रखता है कि आपकी स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट है उस टाइम पे वो रुक जाती है, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि आपकी स्टेट जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रही होती है तब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। लेकिन हमारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मार्शल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कर दी गई कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जिसकी वजह से एलीट क्लास ने अपने बेनिफिट्स, अपनी पावर स्ट्रगल्स, पावर पॉलिटिक्स को चलाते हुए जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो रूट कॉजेज हैं उसको भी काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, एक मैसेज कर दो कि सारे आ जाएं, बस एक मिनट लो और एक टेक्स्ट कर दो, आई एम राइट हियर, फिर स्टार्ट करती हूँ। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुई। ठीक है, जस्ट एक मैसेज कर दो। ठीक है, एक मैसेज कर दो सारों को कि क्लास में आ जाए, आई एम वेटिंग राइट हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ होता है। किसी भी स्टेट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो जो सबसे सुपीरियर होते हैं, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि आपकी स्टेट किस तरह चलेगी, उसके ऑर्गन्स को किस तरह काम करना चाहिए, अगर कोई इशू आता है तो उसकी जो आर्टिकल्स की अनकोडिफाइंग कोडिफिकेशन है वो किस तरह करनी चाहिए। फिर इसी
इसी तरह जो है स्टेट की जो पॉलिसी है वो किन किन लॉज पे किन किन जो कानून है उन पे रखी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन होता है वो आपकी स्टेट का सबसे सुपीरियर कानून होता है। इसको कोई भी नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। इसको इम्प्लीमेंट करना स्टेट के एग्जेक्टिव ऑर्गन्स का रूल होता है। एग्जेक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट होती है। और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को आपकी स्टेट के अंदर किस तरह चलाना है, उसकी बिल्डिंग किस तरह करनी है, ये आपकी एग्जेक्टिव क्लास करती है। अब आपने अंडरस्टैंड करना है हमारी गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट है, जिसे हम अपनी असेंबली कहते हैं, वो हमारे दो सेक्टर्स पे डिवेलप है। आपका अपर हाउस, आपका लोअर हाउस। हमारा अपर हाउस सेनेट है और हमारा लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है। ठीक है, और ये आपकी गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर के अंदर आता है। मतलब कि हमारे लेजिस्लेचर का नाम जो है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर हमारे दो हाउसेस हैं जो कि नेशनल असेंबली है और सेनेट है। अब पॉलिसी क्या है, कानून किस तरह बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग किस तरह करनी है, वो सारी की सारी आपकी लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। देन आपकी गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन है जो कि एग्जेक्टिव है। अब एग्जेक्टिव क्लास में क्या आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, आपका प्रेसिडेंट, आपकी आर्मी, आपके ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो आपकी एग्जेक्टिव क्लास होती है, ये एग्जेक्टिव क्लास वो क्लास होती है जो कि वो जो कानून बन जाता है, वो जो लॉज बन जाते हैं, वो जो आइन बन जाता है, जो सुप्रीम लॉ बन जाता है, उस सुप्रीम लॉ को किस तरह जो है इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके लिए जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो पॉलिसीज आपकी एग्जेक्टिव क्लास बनाती है। और जुडिशरी फिर आपकी स्टेट का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है जो कि एक बैलेंस रखता है आपके लेजिस्लेचर में भी और एग्जेक्टिव में भी, और उसके दूसरे फर्दर फंक्शंस भी होते हैं। तो आइन कौन बनाता है, आइन लेजिस्लेचर में बनता है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों की डीलिंग से। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जेक्टिव क्लास करवाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ होता है किसी भी स्टेट का। लाइक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ है उसको हम जो है वो आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे होता है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर उसके ऑर्गन्स ने, ऑर्गन्स क्या है हमारी कंट्री के, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जेक्टिव, हमारा जुडिशरी, और इसके अलावा हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब, उन्होंने किस तरह काम करना है, उनका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी वर्किंग इनिशिएटिव क्या होगा, उनकी वर्किंग पॉलिसीज क्या होंगी, वो किन कानून पे चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह का होता है। पहला आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो लिखा गया होता है, या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो लिखा नहीं होता। ये इसका मतलब नहीं होता, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे लिखे जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको माइंड में रखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो पार्लियामेंट से पास्ड होता है। मतलब वो आइन जो लेजिस्लेचर में बैठ के जिस पे डिबेट होती है, और लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपर हाउस, लोअर हाउस है, सेनेट और नेशनल असेंबली है, तो यहाँ पे बैठ के वो कानून पास हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबने माना है, उसको पास किया है, उसको अनएक्ट किया है, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोडिफाइड का मतलब है कि उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि जो कानून, जो आइन जो है वो आपकी पार्लियामेंट से पास होता है, तो उसको चेंज करना भी डिफिकल्ट होता है, उसमें अमेंडमेंट्स करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर में अपर हाउस, लोअर हाउस में उस पर डिबेट होती है, देन फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वोटिंग होती है। मैं समझा
समझाऊंगी कि ये जो लेजिस्लेचर है, ये जो एग्जेक्टिव है, ये जो जुडिशरी है, ये किस तरह काम करती है, फिर ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके पार्लियामेंट से पास होता है, उस डॉक्यूमेंट को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पार्लियामेंट से पास नहीं होता, वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन उसे आपकी लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है, लेकिन लेजिस्लेचर में सारों ने उस पर वोटिंग नहीं दी होती, वो भी पास नहीं हुआ होता। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, जो कि अनकोडिफाइड होता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसको चेंज इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपने ये नहीं समझना कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है वो लिखा ही नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं होता। मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की बात करते हैं, तो हम 4 एजेंडास को अपहोल्ड करते हैं। कि सबसे पहले तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है, मतलब कि क्या वो इस्लामिक इम्बैलम पे होगा, क्या वो वेस्टर्न कल्चर पे होगा, तो उसकी नेचर क्या रखी जाएगी, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कितने आर्टिकल्स होंगे, उसकी क्या ड्राफ्टिंग है, उसमें कौन कौन से सेक्टर को क्या क्या लोकेशन दी जाएगी, और उसको प्रोपागेट किस तरह किया जाएगा, उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी। तो ये वो 4 बाकायदा एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपनी स्टेट के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग करनी है, तो आपको इन 4 फेजेस से गुजरना होता है। हमें तो समझ ही नहीं आया था 1947 में हम सेपरेट एंटिटी हो गए, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या होनी चाहिए, और इसी नेचर को सेट करते ही करते हमने 2 से ढाई साल लगा दिए। और इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर, जो हम पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी देखते हैं, या डेमोक्रेसी के अंदर जो क्राइसिस हमें नज़र आते हैं, उसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिले आया है वो 9 इयर्स है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर 9 साल हमने अपनी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेके आए, तो फिर हम क्या चीज़ जो है वो लेके चलते थे, कौन सा रूल हम लगाते थे, हम किसके अंदर ओथ लेते थे, हमारे गवर्नर जनरल किसके अंदर ओथ लेते थे, कौन मुझे बताएगा, किसी को आइडिया है इस चीज का? जी क्लास, एनी वन? कॉन्स्टिट्यूशन हमने तो पहले 1956 में बनाया ना, इससे पहले हम जो है वो किस कानून को फॉलो करते थे? ऐसा तो नहीं है कि हमने स्टेट बना ली और उसमें कोई आइन ही नहीं है, हम किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे और हम ऐसे ही 9 साल गुजार दिए हमने। हम किसको, अच्छा हम ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उससे फॉलो करते थे, और हमने सेपरेट होने के बावजूद भी हमने 9 साल जो है वो बरतानिया क्वीन के नीचे जो है वो ओथ लिया है, हमने बरतानिया कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट जी, ऑब्वियसली ब्रिटिश। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड द वेस्टर्न आइडियोलॉजी। क्योंकि इसमें जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जार्गन्स हमने वेस्टर्न से भी पकड़े हुए हैं, लेकिन हमने इस्लामिक थॉट को भी उसके अंदर कंसीडर किया है। अब पाकिस्तान जो है वो 1947 में बन गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन जो है वो पहली 1956 में हुई थी। तो अब 1956 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और 9 साल एक मुल्क अपने कानून से, अपने सुप्रीम लॉ से, मतलब के बगैर चल रहा है। तो ये डिले क्यों आया, क्या रीजंस थे? तो वन ऑफ द रीजंस जो है, वन ऑफ द 5 रीजंस है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन उसमें जो वन ऑफ द वेरियस रीजन यही था कि उसमें पावर स्ट्रगल आ गया था। सबसे पहले जी, रेफ्यूजी इश्यूज। हम एज अ सेपरेट एंटिटी स्टार्ट हुए 1947 में, 1948 में जिन्ना की डेथ होगी, अनटाइमली डेथ थी, हमें नहीं आइडिया था हमने ड्राफ्टिंग किस तरह करनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कि असैसिनेशन हो जाती है लियाकत अली खां की, एक तरफ कश्मीर इशू चल रहा है, उसके अंदर हमें अपनी सिक्योरिटी को क्लेम करना है, हमने अपनी सिक्योरिटी की अलाइनमेंट करनी है। ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, हमें समझ नहीं आ रहा कौन से सेक्टर को क्या डेवलपमेंट देनी है, कौन से मेंबर्स किस तरह इलेक्ट होंगे,
करेंगे, हमने किस तरह ड्राफ्टिंग करनी है, रेफ्यूजीज को किस तरह कंट्रोल करना है। लेकिन ये सारे इश्यूज तो साथ साथ थे। इस इश्यूज को कंट्रोल करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग कर सकते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो वन ऑफ द मेजर इशू हमें नजर आता है वो पावर स्ट्रगल थी। वो पावर स्ट्रगल क्या थी कि जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो उस टाइम पे वी नीड अ पार्टिकुलर फोर्स फॉर अलाइनमेंट इन ऑर्डर टू गेट कि हमारी सोवरेनिटी को कोई हर्ट ना कर सके, हमें अलाइनमेंट चाहिए थी। जब हम अमेरिका के साथ अलाइंड होते हैं तो ये वो टाइम था कि उस टाइम पे क्योंकि हमें एड मिलना स्टार्ट हो गई थी जिसको हम अपने डिफेंस सेक्टर में लगाना स्टार्ट हो गए थे, तो यहाँ से हमारी डेमोक्रेसी और हमारे पॉलिटिशियंस के दरमियान में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो उनका नज़रिया जो है वो पाकिस्तान से हट के खुद की पावर बिल्डाइजेशन पे स्टार्ट हो गया कि पावर पॉलिटिक्स करनी है, मुझे अटेन करनी है पावर, मुझे मुझे जो है वो दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशन डेवलप करना है, उसका बेनिफिट मुझे होना चाहिए। तो ये जो पावर स्ट्रगल की गेम है ना, इस पावर स्ट्रगल की गेम ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का डिले है वो किया। ठीक है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें एक ट्रॉमा था ना कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी सॉवरेनिटी को कोई टारगेट ना करे, वो ये वाहिद ट्रॉमा था जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो पावर स्ट्रगल है और जो पावर पॉलिटिक्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा फोकस इकोनॉमी से हट गया था और हमारा सारा फोकस सिक्योरिटी पे चला गया था, और सिक्योरिटी को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरह अपनी स्टेट को लेके चलना है, तो उस पे जो हमें एड मिलती रही फिर वो एलीट क्लास का यही सिनेरियो हो गया था कि इस तरह अपनी कंट्री को लेके चलना जो है वो आसान है। तो ये वो डिबेट्स हैं, ये वो कॉन्ट्रम्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें गैप आया। अब डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कौन करता है, कौन सा अदारा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग होती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग है पाकिस्तान के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली करती है। ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है पाकिस्तान की वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करती है। लेकिन ये असम्बली कैसे बनी? 1947 में तो पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो गया था, तो 1947 के बाद तो हमने ऐसे कोई इलेक्शंस नहीं देखे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान थी इसके अंदर जो हमने देखे थे कि बाद में 75 मेंबर्स हो गए और पहले 69 थे, फिर 74 हुए और इसमें 10 मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी थे और उसके बाद ये मेंबर 75 बन गए। ये मेंबर्स कहाँ से आए? अच्छा, तो जो ना पाकिस्तान बनने से पहले 1945 और 1946 के इलेक्शंस थे और उस इलेक्शंस में जो 69 मेंबर्स थे जिसमें से 10 नॉन मुस्लिम्स थे, 10 नॉन मुस्लिम्स और 69 टोटल मेंबर्स थे। बाद में उसमें एडिशन होके 74 हो गए और फिर 1948 के बाद उसमें एडिशन होके जो है वो 1949 तक 75 मेंबर्स हो गए। तो ये वो मेंबर्स थे जो कि 1945 और 1946 के इलेक्शन से हमें मिले थे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब थोड़ी टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली तो हमें समझ आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली होती है वो आपकी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग करती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग है इसका चेयरपर्सन कौन होता है, उसका क्या कहा जाता है, फिर उसका काम क्या होता है, फिर किस चेयरपर्सन ने मिलकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो ड्राफ्ट था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर सेट की, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली क्या था। तो अब थोड़ा टाइम लाइन को देखते हैं। अच्छा जी, 1947 है, पाकिस्तान सेपरेट एंटिटी हो गया, पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट कंसीडर किया गया 1947 में। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उस टाइम पे वी फॉलो द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे जो जिन्ना थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है उसका जो चेयरपर्सन होता है
उसको स्पीकर और प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इसके साथ ही जिन्ना को एक और ओहदा मिलता है कि जिन्ना जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट स्पीकर होते हैं आपकी नेशनल असेंबली के, और इसके साथ ही साथ वो पहले गवर्नर जनरल होते हैं। ये चीजें आप लोगों की टिप पे होनी चाहिए। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। ठीक है, दोबारा से गवर्नर जनरल उस टाइम पे कायद आजम थे, और उस टाइम पे 1947 में जो हमारे पहले पीएम थे वो लियाकत अली खान थे। ठीक है, और क्या होता है लेकिन जिन्ना की 1948 में अनटाइमली डेथ हो जाती है, और ये डेथ जो है एक गैप जो है वो क्रिएट कर देती है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि जिन्ना वाज अ गवर्नर जनरल एज वेल एज जिन्ना वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एज वेल। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ख्वाजा नजीमुद्दीन जो है वो आप कायद आजम को रिप्लेस करते हैं गवर्नर जनरल की पोजीशन से। ठीक है, मतलब कि आपके सेकंड गवर्नर जनरल 1948 में ख्वाजा नजीमुद्दीन होते हैं, और सेकंड प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मौलवी तमीजुद्दीन होते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। आप लोग जब डिस्कस कर रहे होते हो तो मौलवी तमीजुद्दीन को ही गवर्नर जनरल बना रहे होते हो, या गवर्नर जनरल अगर ख्वाजा नजीमुद्दीन को बना रहे हो तो उन्हें ही प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वो कायद आजम को रिप्लेस करके मौलवी तमीजुद्दीन बनते हैं, और गवर्नर जनरल जो है वो ख्वाजा नजीमुद्दीन होते हैं, और इसी टाइम पे लियाकत अली खान आपके पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों पर्सन्स मिलके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेंबर्स जो कि 75 मेंबर्स थे, क्या करते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सेट करते हैं। ठीक हो गया, जिसमें से 75 मेंबर्स के अंदर सिर्फ 21 इसके लिए वोट करते हैं, मतलब 21 लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो कहते हैं कि ये ठीक है, ओके गो फॉर इट, लेकिन बाकी ज्यादातर हमें रिजेक्शन ही नजर आती है। लेकिन ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था जो कि बनाया गया, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हम आगे जाके देखेंगे कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग थी फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद वो खत्म हुआ, तो सेकंड ड्राफ्ट की तरफ हम गए। ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आपको अक्सर एमसीक्यू आता है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सेकंड कौन थे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले स्पीकर कौन थे, सेकंड कौन से थे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये 12 मार्च 1949 में आता है। मतलब कि हमें कम से कम 1.5 साल लगा यही सोचने में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है। तो इसमें हमने डिस्कस किया जी कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर है वो सबसे पहले यही है, सोवरेनिटी टू अल्लाह अलमाइटी। जैसे अमेरिका पॉपुलस है तो यहाँ पे हमारी जो सोवरेनिटी है वो अल्लाह को हमने दी हुई है। ठीक है, फिर इस्लामिक सिस्टम की बात होती है, फिर हम ये डिसाइड करते हैं जिस तरह हमारे ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट जो है वो आपका जो है वो लेजिस्लेचर है, इस तरह जो हमारी जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट होगी। फिर हम डिस्कस करते हैं कि मिनॉरिटी राइट्स होने चाहिए, वुमेन राइट्स होने चाहिए। अब बहुत से लोगों को इस पे इश्यूज होते हैं, डिटेल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था वी विल डिस्कस इंशाल्लाह टुमारो क्लास। ठीक है, यहाँ तक ये वाला लेक्चर मैं आप लोगों को जो है ना वो डिटेल में शेयर कर दूंगी। अभी बिल्कुल स्टार्ट था तो मैंने बड़ा आज हल्का सा कराया, लाइक मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक और उससे पहले की थोड़ी डेवलपमेंट करवाई है। कल मैं 2 कॉन्स्टिट्यूशन तो ख़त्म करवा दूंगी, लाइक 1956 और 1972 सॉरी 1956 और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। फिर परसों हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में फिर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम अमेंडमेंट्स बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कंपैरिजन पे बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं साथ ही सिविल मिलिट्री डिबेट जो है वो आप लोगों को कवर करवाऊंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगी, ये वाले नोट्स शेयर कर दूंगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। एनी क्वेश्चन क्लास?
किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो इलेक्शंस, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे नजफ़ आप पूछते हो कि प्री पार्टीशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ड्राफ्ट मेकिंग थी, ये उन्हीं 75 मेंबर्स से हुई थी, जो मेंबर्स जो हैं वो 1945 और 1946 के इलेक्शंस में हुए थे। और ये इलेक्शंस का एक्ट 1935 के एक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोरिलेट करती हैं पाकिस्तान के स्ट्रगल में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर। तो दैट्स वाई इट इज़ ओवर प्राइमरी कंट्रास्ट कि हमें इन चीज़ों को जो है वो फोकस करना है। आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना, नोट्स मटेरियल में शेयर कर दूंगी।